तो डूम्सडे में इन्फिनिटी स्टोन्स की वापसी हो रही है, पर ये कॉन्सेक्रेटेड या रॉ फॉर्म में नहीं होंगे जैसा हमने इन्फिनिटी सागा में देखा था, बल्कि अब इन इन्फिनिटी स्टोन्स ने अपने होस्ट को चुन लिया है। जैसे टाइम स्टोन ने लोकी को चुना, सोल स्टोन ने एडम वॉरलॉक को, रियलिटी स्टोन ने वांडा को, स्पेस स्टोन ने अमेरिका चैबिस या फोटान को, माइंड स्टोन ने बॉब एके सेंट्री को और पावर स्टोन ने वंडरमैन को। ये कैसे हुआ है ये समझाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका दोगे तो इस वीडियो के आखिरी तक मैं आपको एक एक चीज क्लियर समझा दूंगा। आखिरकार बात इन्फिनिटी स्टोन्स की हो रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको स्टोन्स के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो बातें इस वीडियो में होंगी शायद उसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। अब हवाबाजी को साइड करते हैं और बात करते हैं रियलिटी स्टोन पर। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में ये सभी इन्फिनिटी स्टोन्स रिड्यूस टू एटम हो गए और इनमें रियलिटी स्टोन भी था। अब ये रिड्यूस होकर कहाँ गए, तो ये अपनी ओरिजिनल उस फॉर्म में आ गए जब ये यूनिवर्स बना था। बिग बैंग से पहले एक वर्जिन यूनिवर्स था और एमसीयू की इस 6 सिंगुलैरिटी से एनर्जी और मैटर बनना शुरू हुए थे। हर एक यूनिवर्स में ये स्टोन्स उसी फॉर्म में वापस चले गए, लेकिन जब यूनिवर्स बन रहा था उससे पहले एक वर्जिन यूनिवर्स था और उससे पहले जो एक सिंगुलैरिटी थी जहाँ से यूनिवर्स में एनर्जी और मैटर बनना शुरू होता है, तब ये भी कॉन्सेंट्रेटेड हुए थे। मतलब ये नहीं है कि टाइम, स्पेस, रियलिटी, ये जितने भी स्टोन्स है ये सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, बल्कि ये यूनिवर्स के आधार हैं, लेकिन इनसे इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। इन्फिनिटी वॉर में रिड्यूस टू एटम होने के बाद ये 6 क्रिएशन उन कैरेक्टर्स को टारगेट करने लगे जो सेम वैसे ही पावर रखते थे। इसीलिए रियलिटी स्टोन ने चुना वांडा को, और वांडा विजन में जब वांडा हेक्स को क्रिएट करती है और हेक्स के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको टेलीकास्ट करती है, तब डार्सी ये देखकर कहती है कि यहाँ पर वांडा कोई मैजिक नहीं कर रही है, बल्कि वो CMBR रेडिएशन को क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पर ये CMBR रेडिएशन क्या है, अगर आप इसको समझ गए तो TVA की सारी कार्य प्रणाली जान लेंगे। तो CMBR को कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये एक ऐसा रेडिएशन है जो बिग बैंग से अब तक बचा हुआ है। खास बात यह है कि इसे डिटेक्ट भी किया जा सकता है अगर आपके पास एक कैथोड रे ट्यूब टीवी हो। ये कैसे होगा इस पर मैं घंटों बातें कर सकता हूँ, लेकिन अपना टॉपिक ये नहीं है। हम बात कर रहे थे कि वांडा ने कैसे CMBR का यूज किया हेक्स पे। हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स पहले से ही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में मौजूद है, जो बिग बैंग का बचा हुआ एक हिस्सा है, मतलब एक छोटा सा रेडिएशन है। और जो वांडा हेक्स में अपनी पावर से जो खुद का एक घर तैयार कर रही थी, दरअसल वो अपने लिए एक यूनिवर्स को क्रिएट कर रही थी। डार्सी का ये कहना कि वांडा मैजिक यूज नहीं कर रही है, बल्कि CMBR रेडिएशन को यूज कर रही है जो बिग बैंग के समय थी। मतलब यहाँ वांडा की इच्छा ने इस रियलिटी स्टोन्स की पावर को इतना एम्पलीफाई कर दिया कि वो एक यूनिवर्स के अंदर दूसरे यूनिवर्स को क्रिएट कर रही थी। इसीलिए ये जो क्रिएशन की पावर है उसका किसी पत्थर में होना जरूरी है, और खासकर तब जब वो बिग बैंग से पहले ही खुद के स्वरूप में आ गए हों। वरना अगर ये किसी इंसान को अपना होस्ट बना लेते हैं तो इंसान अपनी ही इच्छाओं से इससे करप्ट हो सकता है। खैर, यहाँ पर वांडा ने कैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सिग्नल का यूज किया है और ये कैसे TVA की कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो TVA ने जिस ढंग से पूरी रियलिटी पर अपना कॉन्करर किया था, ये वांडा विजन के हेक्स मूवमेंट से बिल्कुल इंस्पायर है। लोकी सीजन 1 में हमने TVA में एक स्टिकर पर ये हेक्स मूवमेंट भी लिखा देखा, पर ये सबूत काफी नहीं है। मैं आपको इसके और भी सबूत देता हूँ। तो जिस ढंग से TVA ने पूरे मल्टीवर्स की रियलिटी पर अपनी रियलिटी को थोप दिया, सबकी यादों को मिटा दिया और अपने हिसाब से चीजों को प्ले करने दिया, ये सेम वांडा के कांड जैसा ही लगता है जैसे उसने हेक्स बनाया था। वांडा ने जब हेक्स को क्रिएट किया CMBR रेडिएशन से, तब भी वहाँ पर लोग मौजूद थे। ही हू रिमेन्स ने जब सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, तब भी मल्टीवर्स में लोग मौजूद थे। यहाँ TVA और हेक्स में लोग मौजूद थे, मैनिपुलेशन था, यादों को मिटाया गया। और जैसे मैंने बताया कि ये CMBR एक बिग बैंग का रेडिएशन है जो बिग बैंग के समय एक यूनिवर्स की क्रिएशन में मौजूद रहता है। ये चीज लोकी की सेक्रेट टाइमलाइन की क्रिएशन में भी दिखी, और जब वांडा ने हेक्स बनाया तब भी यही चीज मौजूद थी। अब यहाँ पर असल मुद्दे की शुरुआत होती है कि यहाँ ये जो CMBR है, इससे एक सिग्नल भी टेलीकास्ट होता है। अब टेलीकास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी खास चीज से इसे देखा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये चीज हमेशा से अपने ब्रह्मांड में मौजूद है। बिग बैंग के समय जब टाइम, एनर्जी, स्पेस, मैटर का जन्म हुआ और ये जो तेजी से फैल रहा है, इसको यूनिवर्स में देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। बिग बैंग के समय से बचे हुए कुछ अवशेष जिनको स्टडी करके ये समझा जा सकता है कि बिग बैंग कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म होगा। यही बचा हुआ बिग बैंग का अवशेष एक तरह की खास वेवलेंथ भी रखता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। इसे ऐसे भी समझ लो कि ये जो मैं माइक्रोवेव की बात कर रहा हूँ, इसको रेडियो वेव भी कह सकते हैं। ऐसी वेवलेंथ रेडियो सिग्नल को पकड़ने के लिए आपको खास तरह के उपकरण की जरूरत होगी
जो सिर्फ एक पुरानी टीवी जो कैथोड रे ट्यूब पे आधारित हो उस पर टेलीकास्ट की जा सकती है। वांडा ने जो हेक्स के अंदर अपना यूनिवर्स बनाया वो चीज सीधे बाहर टेलीकास्ट हो रही थी और इसलिए वहां पर पुरानी टीवी की जरूरत थी। ना ही कोई कैमरा थे, ना ही कोई उसे शूट कर रहा था। अगाथा भी तब आई जब ये टीवी कलर होना शुरू हुई। लेकिन ये जो CMBR की बात मैं कर रहा हूँ ये हमेशा से मौजूद रहती है। इसकी एक वेवलेंथ होती है और इसको अगर आपने रिसीव कर लिया एक पुरानी टीवी से तो आप इससे उस यूनिवर्स के हर एक इवेंट को देख सकते हो। और यही चीज तो सेम TVA ने भी किया है। कैसे TVA हर एक यूनिवर्स में नजर रख रहा है, क्या उसके पास इतने कैमरे हैं, और जिस हिसाब से टीवी अपनी स्क्रीन को यूज करता है वो कैथोड रे ट्यूब वाली ही टीवी है। कहने का मतलब ये है कि TVA और वांडा का हेक्स ये CMBR पर आधारित है। इसमें भी कुछ वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की तरह और इसको एक्सेस किया जा सकता है जैसे हेक्स के बाहर डार्सी ने किया और TVA में ह्यू रिमेंस ने यूज किया। खैर अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इन्फिनिटी वॉर के बाद जो रियलिटी स्टोन्स ने अपने लिए वांडा को चुना उसका ये हाल हुआ है। TVA किस ढंग से काम करता है और हेक्स मूवमेंट ये कितना सिमिलर है, आप ये चीज भी समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। अब बढ़ते हैं बाकी स्टोन्स की तरफ। सबसे पहले नाम आता है टाइम स्टोन का, जो है हमारा लोकी। शुरुआत में टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ दिखा और डॉक्टर स्ट्रेंज को इस टाइम स्टोन ने चुना। लेकिन जब थैनोस ने रिड्यूस टू एटम कर दिया इस स्टोन को तब इसकी कहानी वापस से यूनिवर्स में सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ लोकी जो टाइम स्ट्रीम से बाहर है, जहां समय नहीं है और जहां से सारा समय शुरू होता है, यहाँ लोकी टाइम से ही डील करता है। वो टाइम स्लिप से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसमें ट्रैवल करता है, साथ ही वो टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है। बात करें सिर्फ टाइम स्टोन की तो ये अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तीनों कालों को एक समय एक जगह रखता है। कॉमिक्स में इन इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, एक तरह का एक यूनी माइंड जो आपस में बात करता है। इसीलिए विजन को लगता रहा कि उसका माइंड स्टोन उससे बात कर रहा है और टेसेरेट ने रेड स्कल को वॉरमीर प्लेनेट पर फेंक दिया। ऐसे ही टाइम स्टोन भी जानता था कि उसको कब और किसके हाथों में पहुंचना है। पहले वो डॉक्टर स्ट्रेंज तक पहुंचा ताकि वो थैनोस से डील कर सके। अब यही टाइम स्टोन लोकी तक पहुंच चुका है जो डॉक्टर डूम से डील करेगा। अब टाइम की बात हो रही है तो लूप जैसी चीजें भी सामने आएंगी, इसलिए मुझे लगता है कि ये टाइम स्टोन का एक लूप है। मतलब रिड्यूस टू एटम होकर टाइम स्टोन लोकी तक पहुंचा है और लोकी यहाँ से टाइम स्टोन अगले यूनिवर्स को देगा। मे बी आगे जाकर 1% ये भी हो सकता है कि जब अगले यूनिवर्स का क्रिएशन हो तब इन्हीं कैरेक्टर्स में से जो इनके अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर है उनको कॉन्सेंट्रेटेड करके वैसे ही बाहर निकाल दिया जाए जैसे इटर्नल मूवी में निकाला था। वहीं इस चीज पर भी गौर जाता है कि जिस ढंग से लोकी मल्टीवर्सल ट्री के नीचे बैठा हुआ है, जैसे हर एक टाइमलाइंस और उनकी क्रिएशन से पहले इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे, वैसे ही लोकी यहाँ नजर आ रहा है। लोकी भी हरा है, टाइम स्टोन भी हरा है, ये चीज तो हमें साफ दिखाई देती है। लेकिन क्या हो कि ये हरा रंग डॉक्टर डूम से रिलेटेड हो? ये इत्तेफाक नहीं है कि जब कैंग का टाइमलाइंस पे कंट्रोल था तब ये थोड़ी बैगनी और नीले कलर की थी, लेकिन जब लोकी का कंट्रोल इस पे आया या फिर लोकी एक मोहरा बना तब इन टाइमलाइंस का कलर हरा हो गया। मेरी पिछली वीडियो अगर ये वाली देखी होगी तो मैंने यहाँ पर मल्टीवर्सल वॉर को लेकर एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी थी, जहाँ मैंने काले और सफेद बाल के बारे में बताया। मतलब कि एक सर है जिसके सफेद बाल हैं, अगर वो डाई लगाना शुरू करता है तब वो काले हो जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो डाई लगाना बंद कर दे तब आधे बाल सफेद और आधे काले होंगे। मतलब जो ओरिजिनली बाल सफेद हैं वो अब धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन जो काले बाल हैं वो उसकी ऊपरी सतह पर नजर आएंगे। इससे मैंने ओरिजिनल टाइमलाइन और सेक्रेट टाइमलाइन को समझाने के लिए बताया था, लेकिन जब मैंने इसे दोबारा देखा तब ओरिजिनल टाइमलाइन हरी है जैसा मैंने सफेद बालों के लिए कहा, और जो डाई लगा के काले बाल हुए हैं वो नीले हैं जैसे ह्यूमन्स ने कॉन्कर करके नीली टाइमलाइन कर दी थी। पता नहीं मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर दो टाइमलाइंस के कॉन्सेप्ट नजर आ रहे हैं और मैं इसको इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। एक बार देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। खैर, वांडा को लेकर एक चीज रह गई थी कि कुछ लोगों का मानना है कि वांडा को पावर माइंड स्टोन ने दी है, पर ऐसा नहीं है। माइंड स्टोन ने वांडा को पावर नहीं दी, बल्कि वांडा को एहसास दिलाया कि उसके अंदर ऐसी पावर छुपी हुई है। आपको याद हो वांडा विजन में ये चीज क्लियर भी हुई है जब उसके सामने स्कारलेट विच आती है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इन्फिनिटी स्टोन्स एक खास ढंग से आपस में बात करते हैं, और ऐसे ही टेसेरेट ने रेड स्कल को इन्फिनिटी सागा में वॉरमीर में फेंक दिया और मल्टीवर्सल सागा जब शुरू हुआ तब लोकी को मंगोलिया भेज दिया ताकि यहाँ से लोकी की जर्नी एक नए रास्ते पर निकले। इन सब में टेसेरेट ही ऐसा है जो एक्शन लेता है, इसलिए जब TVA में टेसेरेट पहुंचा तब वहाँ पर केसी और यहाँ के लोग भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये आखिरकार है क्या चीज। इनकी इच्छा होगी ये तभी वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ इन्हें होना है,
वरना इनके बिना मर्जी के इन्हें हिला नहीं सकते। फिर इसके बाद आता है माइंड स्टोन, और इसको चुनने के लिए हम व्हाइट विजन की तरफ भी जा सकते हैं। आखिरकार वो ओरिजिनल विजन और उसके सिर्फ ऑफ थीसियस का ही पार्ट है, पर व्हाइट विजन ने जो एक्सपीरियंस किया है वो विजन के थ्रू एक्सपीरियंस किया है, और विजन के पास जब माइंड स्टोन था और वो चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा था, बस यही चीज व्हाइट विजन के पास है, ना कि वो सोर्स जिससे विजन एक्सपीरियंस कर रहा था। मतलब विजन सोर्स से एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन व्हाइट विजन विजन के एक्सपीरियंस को महसूस कर रहा था। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ व्हाइट विजन फिट नहीं होता, बल्कि बॉब AKA सेंट्री यहाँ बिल्कुल फिट होता है। एंड गेम के इवेंट के बाद कुछ ऐसे कैरेक्टर सामने आए जो इस तरह की खास एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर सकते थे। उसमें बॉब का नाम माइंड स्टोन के लिए पहले आता है। बॉब की पावर माइंड पर ही आधारित है, कोई भी बॉब को छूता है तो वो उसकी यादों में ले जाता है। फिर इसके बाद आता है सोल स्टोन, और मेरी नजर में सिर्फ मात्र एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो सोल स्टोन की पावर को रखता है, और वो है एडम वॉरलॉक। मार्वल कॉमिक्स में सोल स्टोन एडम वॉरलॉक से ही रिलेटेड था। MCU में अगर एडम वॉरलॉक के ओरिजिन को देखोगे तो इसका ओरिजिन वैसे नहीं हुआ जैसे आमतौर पर ह्यूमन करते हैं, बल्कि इसके लिए एक खास तरह की ककून को यूज किया गया। माथे पर एक स्टोन भी है जो कॉमिक्स में सोल स्टोन हुआ करता था, और जिस प्रोग्रामिंग से इसको क्रिएट किया गया था, मूवी के आखिरी में आते आते इसने बहुत कुछ सीखा। इसने सबसे पहले अपनी चहेती माँ को गवाया, अकेलापन, कनेक्शन, दोस्त और टीम के साथ रहना सीखा। वहीं अगर कलर कोडिंग की बात की जाए तो मैंने जितने भी कैरेक्टर्स आपको बताए हैं ये बिल्कुल इन्फिनिटी स्टोन से मैच कर रहे हैं, और मार्वल कभी ऐसी गलती नहीं करने वाला। इन कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा ही लगता है कि जितने भी कैरेक्टर्स की बात हुई है ये सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को रिक्रिएट करने में मदद करेंगे। फिर इसके बाद है स्पेस स्टोन, और इसके साथ नाम जुड़ता है अमेरिका चैविस का। अमेरिका चैविस जिस हिसाब से पोर्टल खोलती है और यहाँ पे ये जो कलर ग्रेडिंग है ये बिल्कुल टेसेरेट से मैच होती है, और ये कोई बाय चांस भी नहीं है कि अमेरिका चैविस की एंट्री तब हुई जब इन्फिनिटी सागा का इवेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि अमेरिका चैविस 616 से नहीं है, तो क्यों टेसेरेट अपने लिए अमेरिका चैविस को चुनेगा? इसका आंसर मुझे लगता है कि स्टोन सब जानते हैं। उन्हें पता है कि अमेरिका चैविस 616 पर आएगी और एक हीरोइक लाइफ जिएगी। इसीलिए जब अमेरिका चैविस पूरे मल्टीवर्स में भटक रही थी और जैसे ही वो 616 पर पहुंची, जहां स्पेस स्टोन रिड्यूस टू एटम मतलब बिखर गए हैं, तब उन्होंने अमेरिका चैविस को अपना होस्ट बना लिया, और इसकी वजह से अमेरिका चैविस अपनी पावर पे कंट्रोल करना भी सीख पाई। फिर इसके बाद आखिरी स्टोन आता है पावर स्टोन, और ये आगे जाके कनेक्ट होने वाला है वंडर मैन से। अगर आपने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है तो आप वंडर मैन की पावर को अच्छे से जानते होंगे। ये पर्पल कलर की है। जिस ढंग से पावर स्टोन एक पर्पल रेडिएशन छोड़ता है, वैसे ही वंडर मैन के अंदर से निकलती है। खैर, ये थी मेरी कुछ थ्योरीज जहां मुझे लगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स को अवेंजर्स डूम्सडे में कुछ ऐसा दिखाना चाहिए। अब आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह का कंटेंट कोई भी नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करूं, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सारी चीजें कर दिया करो। पिछले 8 साल से अब हमारे चैनल पर 46,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। अगले आने वाले 8 साल पर शायद हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। ऐसे ही सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।